नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुमारी आरएम कॉलेज सहरसा के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सिटीज़ यानी नगरों के उद्विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भारत के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। इस प्रकार यह कहना कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही नगरीय और नगर की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन आरंभ हुआ पूर्णतः सत्य नहीं है। नगरों का व्यापक और विस्तृत अध्ययन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है, जो मनुस्मृति से पूर्व की रचना है। 3 या 4 ईसा पूर्व की इस कृति में नगरीय समस्याओं और योजनाओं का जितना व्यापक विवरण मिलता है, शायद ही किसी प्राचीन ग्रंथ में मिलता होगा। जहाँ तक आधुनिक काल का संबंध है, प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क ने 1915 में द सिटी नामक एक लेख लिखा। फिर 1925 में इसी शीर्षक यानी द सिटी नाम की पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक के आधार पर ही इन्हें नगरीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जहाँ तक सिटी या नगर शब्द का सवाल है, उसका श्रेय भी, उसकी उत्पत्ति का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अब नगर की उत्पत्ति के संबंध में हम कुछ विद्वानों के विचार को प्रकट करेंगे। इस संबंध में मार्गरेट मूरे का नाम उल्लेखनीय है। इनका विचार है कि नगरों का विकास धातु युग में हुआ, बल्कि क्लोनी और थॉमस के विचार तो मूरे से भिन्न है। उनका यह मत है कि सर्वप्रथम गांव की स्थापना हुई और गांव ही धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हुए। उन्हीं के शब्दों में, नो डाउट दे स्टार्टेड एज न्यूलिथिक विलेज which developed in one way or another into walled cities, some of which became the capitals of empires। यानी निस्संदेह वे पहले नवपाषाणकालीन गांव के रूप में प्रारंभ हुए, जो एक या भिन्न प्रकार से दीवारदार नगरों में विकसित हुए। इनमें से कुछ विशाल साम्राज्य की राजधानियां बनी। पीजी क्रिल ने लिखा है, प्रारंभ में नगरों के विकास में प्रशासनिक योद्धाओं ने अपने निवास स्थल अलग अलग बनाए, जो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। टर्नर का विचार है कि ग्रीक और मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन है, अतः नगरों का विकास सर्वप्रथम यहीं हुआ। चार्ल्स कूले का कहना है, नगर की उत्पत्ति को परिवहन के साधन से जोड़ा जाए। जहाँ तक नगर के उद्विकास की अवस्थाओं का सवाल है, इसमें सर्वमान्य मम्फोर्ड के विचार हैं। मम्फोर्ड ने नगरों के उत्थान और पतन की 6 अवस्थाएं बताई हैं। ये नगर की उत्पत्ति के सामान्य तथ्य हो सकते हैं, पर ये सभी देशों के विकास पर सामान्य रूप से लागू होंगे, इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार प्रथम अवस्था है इयोपोलिस। यह वह अवस्था है जिसमें ग्राम समुदाय की स्थापना होती है। इसी अवस्था में पशुपालन और कृषि का विकास भी होता है। इस अवस्था में समाज में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जैसे व्यावसायिक समूह में अंतर, छोटे बड़े गांवों की स्थापना, गांव व्यवसाय पर केंद्रित होने लगे, जैसे कृषि व्यवसाय, मछली व्यवसाय आदि। प्राथमिक समूह के महत्व में वृद्धि हुई। कालांतर में बड़े गांव की स्थापनाएं होने लगी और जहां शिक्षा और कारीगरी में भी पर्याप्त विकास हुआ। इस अवस्था में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है।
नगर के विकास की दूसरी अवस्था है पॉलिश। प्रथम चरण में बड़े गांव की स्थापना हो गई थी और द्वितीय चरण में गांवों में सामान्य संगठनों की स्थापना हुई जो रक्त समूह पर आधारित थी। यह संगठन एक सामान्य स्थान पर बने जो सामूहिक रूप से आक्रमण से अपनी रक्षा करते थे। उनके अपने देवी देवता, मंदिर और पंचायतें थीं। इस युग में व्यवसाय में विविधता उत्पन्न हो गई थी। छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई थी। कारीगरी और श्रम विभाजन विकसित हो चुका था। मशीनीकरण का विकास हो गया था। शिक्षा के क्षेत्र में गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का विकास होने लगा था। संगीत और चित्रकला की सृष्टि हुई। प्रशासनिक कार्यों में विकास हुआ, वहीं नागरिक विचारों को भी देखा गया। वास्तव में पोलिश निवासी संगठन परिवारों के विशाल संगठन थे। यह वह अवस्था थी जिसमें नगर को स्थापित करने के लिए मजबूत नींव रखी। इस युग के कृषि, व्यापार, शिक्षा, कला, यंत्रीकरण, प्रशासन, मार्ग यातायात और सड़कों का निर्माण आदि ऐसे कार्य हुए जिनसे नगरों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। नगरों के उद्विकास की तीसरी अवस्था है मेट्रोपोलिस। जनसंख्या को जीवन की अधिकतम सुविधाएं जहां प्राप्त हुई, वहीं जनसंख्या का घनत्व बढ़ता गया। इस दृष्टि से जल की सुविधा, कृषि योग्य भूमि जहाँ पर उपलब्ध थे वहाँ नगर बसने लगे। इन स्थानों पर यातायात की सुविधाएं विकसित हुई। इन नगरों में जब जनसंख्या के घनत्व का दबाव अधिक पड़ा तो खाद्य सामग्री भी उत्पन्न हुई, जिसकी पूर्ति निकट के गांव और कस्बों से की जाती थी। इससे दूसरे स्थानों से संपर्क बढ़ा और संस्कृति का परस्पर आदान प्रदान भी होने लगा। इस संपर्क से अनेक चीज़ों का जन्म हुआ। अंतरनगरीय व्यापार, शिक्षा, आविष्कार आदि में वृद्धि हुई। विद्यालय और विशेषीकृत व्यापार संगठनों की स्थापना हुई। इस युग में कृषि और उद्योगपतियों में संघर्ष होना आरंभ हो गया। भूमिहीन कृषकों में वृद्धि हुई। अभिजात वर्ग में वृद्धि हुई। अंतर नगरीय संपर्कों में द्वैत्विक अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों में वृद्धि हुई। तर्क और अभिव्यक्ति के साधनों में वृद्धि हुई। इस तार्किक युग में विज्ञान की नींव रखी। व्यक्ति चीज़ों पर विचार करता और उनका पुनर्मूल्यांकन करता। इस संस्कृति ने अनेक दुर्बलताओं को भी जन्म दिया। व्यक्तिवाद के विकास ने सामाजिक संबंधों की कड़ी को कमज़ोर बनाया। परस्पर संघर्ष उत्पन्न हुए। प्रतिस्पर्धाएं जन्मी। उद्योगपतियों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुए। नए मूल्यों की स्थापनाएं हुई और प्राचीन व्यवस्था को आघात पहुंचने से सामाजिक विघटन आरंभ हुआ। नगरों के उद्विकास की चौथी अवस्था है मेगालोपोलिस। यह युग पूंजीवादी अवस्था का प्रतीक बन गया। अधिक से अधिक धन कैसे संचित किया जाए, व्यक्ति इसमें लिप्त हो गया। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष इस युग की देन है। धन संचय इस युग की विशेषता है। नैतिकता का पतन इस युग का विशेष लक्षण है। इस तरह इस युग में पूंजीपति और अधिक शक्तिशाली बनने की कामना रखने लगे। शोषण किया जाने लगा। महानगर विभिन्न संस्कृतियों के केंद्र बन गए। तर्क और वैज्ञानिकता का महत्व बढ़ने लगा। भौतिकवादी संस्कृति के विकास ने व्यक्ति को भावनाहीन बना दिया। व्यक्ति निजी स्वार्थों की पूर्ति में फंस गए और सामूहिक भावना को तिलांजलि देने लगे और इससे सामाजिक विघटन आरंभ हो गया।
अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग कभी कभी समाज सुधार करने का दिखावा भी करते थे, पर मूल उद्देश्य उनका वैयक्तिक स्वभावों की पूर्ति करना था। यह युग महानगरों की नींव रखने लगे और छोटे नगरों का अस्तित्व ना के समान होने लगा। नगरों के उद्विकास की पंचम यानी पांचवी अवस्था है टायरनोपोलिस। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। वर्गीय समाज स्थापित हो गए थे। धन का महत्व सर्वोपरि था। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष जीवन के अंग बन गए थे। व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर रहने लगा था। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। नैतिक दृष्टि से समाज भ्रष्ट हो चुका था। मनुष्य सुविधाभोगी बन गया था। वर्गों में पद और स्थिति स्पष्ट हो गई थी। अस्तु इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में खाई उत्पन्न हो गई थी। शासकीय और व्यावसायिक संगठन भ्रष्ट हो गए। वर्गीय समाज की स्थापना और पूंजीपतियों की शक्ति में वृद्धि से समाज में बेकारी, भूखमरी और निर्धनता जैसे सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई। अंततः जनता में जहाँ असंतोष फैला, वहीं अपराधों में वृद्धि भी हुई। इसे दबाने के लिए तानाशाही प्रवृत्तियां उभर कर सामने आने लगी। यह युग वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न अनेक समस्याओं को जन्म देने लगा। नगर के उद्विकास की षष्ठम और आखिरी अवस्था है नेक्रोपोलिस। मम्फोर्ड के अनुसार नगर विकास के अंतिम चरण में नगर के व्यक्ति और पूंजीपति निजी स्वार्थों को लेकर इतने पतित हो गए थे कि नगरों में अनेक रोग उत्पन्न हो गए। संपूर्ण समाज अर्थहीन बन गया। समाज के आर्थिक सामाजिक संगठन मूल्यहीन बन गए। गांव और कस्बे उखड़ने लगे। परंपरागत व्यावसायिक ढांचा नष्ट होने लगा। व्यक्ति लूटपाट के कार्यों में लिप्त हो गए। इस तरह समाज में अराजकता और बर्बरता व्याप्त हो गई और संपूर्ण समाज नष्टता के अंधकार में डूब गया। अभी मैंने जो नगर उत्पत्ति के 6 स्तर की चर्चा की, वे नगर के विकास और पतन के चक्र को बताते हैं, किंतु ये चक्र सभी देशों के नगरों और विकास पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक नगर का विकास इन्हीं स्तरों से होकर निकले। यह भी आवश्यक नहीं कि अंतिम स्तर पर तक पहुँचते पहुँचते महानगर और नगर नष्ट हो जाए। आज भी विश्व में अनेक पूंजीपति देश हैं, वे अभी तक नष्ट क्यों नहीं हुए? यह स्वाभाविक प्रश्न हम सब के सामने आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भौतिकवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। शोषण व्यक्ति की नियति बन गई है, किंतु इन सब का अर्थ यह नहीं है कि देश ही समाप्त हो जाए। इस तरह मम्फोर्ड के नगरों की उत्पत्ति और पतन की कहानी वैज्ञानिक आधारों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतरती। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।